सेम वेलोसिटी। यस। सो इस केस में क्या है कि ट्रांसलेशन मोशन जो एक रिजिड बॉडी में होगा, इट इज़ अ काइंड ऑफ मोशन इन विच जो ऑब्जेक्ट है, जो आपके पास एक्सटेंडेड या रियल ऑब्जेक्ट है, उसमें जितने भी पार्टिकल हैं, वो जब पूरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसके हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले पार्टिकल की अलग वेलोसिटी, नीचे वाले पार्टिकल की अलग वेलोसिटी है, ऐसा नहीं होएगा। क्लियर? हाँ ठीक जी। है। और हॉरिजॉन्टली जब मूव करता है ऑब्जेक्ट, और वो मतलब मतलब रोल भी नहीं कर रहा है, सीधे जा रहा है, जैसे ये स्लाइड कर रहा है, सिंपली आपका क्यूब जो है वो स्लाइड कर रहा है, तो हाँ ये जी सर। वैसे तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल से बना सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, जो नीचे को जा रहा है ये मोशन यहाँ पे हो रहा है इसका, बट एवरी सिंगल पार्टिकल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। हाँ जी। क्लियर? हाँ। हाँ जी। तो ये आपका ट्रांसलेशन मोशन हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो रिजिड बॉडी है वो और किस टाइप का मोशन कर सकती है। इसका ठीक बेस्ट है। एग्जांपल है आपके पास, जैसे कोई साइकिल का टायर। साइकिल जो है ये मान लो उसका एक्सिस है, ठीक है। हाँ जी। और लाइक आप सिंपली एक सर्कुलर डिस्क ही ले लो, वो आपने साइड से उसको वो किया हुआ है, लाइक उसको बांधा हुआ है, बट उसका सेंटर एक एक्सिस है। ये एक्सिस है जिसके जो अराउंड वो सर्कुलर डिस्क मूव कर रही है, ठीक है। व्हेन अ रिजिड ठीक। बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, एक फिक्स्ड एक्सिस जिसको कि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे, उसके अराउंड वो ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा इस तरह से, उसे हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। क्लियर? उसे हम ठीक है। कहेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। हाँ। अगर आपने पिछली वीडियो जो मैंने यूट्यूब में डाली थी वो अगर आपने देखी होगी तो आपको एक रिलेशन बताएगा, जिसमें ना मैंने बताया था कि एक आपका होता है लीनियर स्पीड और एक होती है आपकी रोटेशनल मोशन, और या आप कह सकते हो रोटेशनल वेलोसिटी, ओमेगा। उनके बीच में रिलेशन होता है। वी तो आपकी लीनियर वेलोसिटी है ना, तो पार्टिकल की एक लीनियर वेलोसिटी होती है जो कि सिंपल स्पीड कहते हैं जिसको हम। एक होती है उसकी सर्कुलर रोटेशनल मोशन होता है उसका जब, तो एक ये एंगुलर ओमेगा वेलोसिटी भी होती है। हाँ, ओमेगा आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है। लीनियर स्पीड जो होता है ये ओमेगा आर के बराबर होता है। आर आपका रेडियस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो आपका रेडियस है। क्लियर? ठीक है। अभी एक चीज़ देखना, आपकी जो ना इसमें हर कोई पार्टिकल जो है उसकी जो आपकी ओमेगा वाली स्पीड है वो सेम रहेगी, मतलब जो एंगुलर स्पीड है वो सेम रहेगी। मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव रोटेट कर रहा है वो तो उसी स्पीड से कर रहा है रोटेट, चेंज नहीं हो रहा। तो ओमेगा तो चलो ओके है, बट वी का फॉर्मूला देखो, ओमेगा आपका कांस्टेंट है, राइट? हाँ जी। बट अगर मैं बात करूं कि सभी पार्टिकल्स को हमने देखना है, एक पार्टिकल यहाँ होएगा, एक पार्टिकल बिल्कुल सेंटर ऑफ एक्सिस के बिल्कुल पास हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास होगा, एक बिल्कुल कोने पे होएगा, राइट? हाँ बहुत जी। ज़्यादा पार्टिकल्स है ना, तो हर किसी पार्टिकल का सेंटर से रेडियस अलग अलग होएगा, हाँ। है ना। सेंटर से हाँ रेडियस जी। अलग अलग होगा। दैट मीन्स क्या उनकी हर एक पार्टिकल की क्या लीनियर वेलोसिटी सेम होगी फिर? नहीं। नहीं होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस आर है फॉर एवरी पार्टिकल ऑफ द एवरी बॉडी पार्टिकल इज अलग डिफरेंट। है। आर चेंज हो रहा है ना, आर आर एक वी डैश एक ए डैश पार्टिकल है, मतलब तो मान लो ये पार्टिकल वन है, ठीक है, तो उसकी वी वन विल बी इक्वल टू आर वन, ओमेगा आर वन, वो डिफरेंट है। ये पार्टिकल टू है, तो वी टू विल बी इक्वल टू ओमेगा आर टू, वो अलग हो जाएगी। मतलब लीनियर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी पार्टिकल ऑफ दिस रिजिड बॉडी, बट उनका लीनियर जो वेलोसिटी, सिंपल स्पीड वाली जो है आपके पास लीनियर वेलोसिटी है, वो आपकी कांस्टेंट होएगी। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ जी। हाँ। अब एक आपके पास एग्जांपल मैं और दे देता हूँ, जैसे कि आप मान लो कि यहाँ पे एक सरफेस है आपके पास, और एक जो सर्कल है, एक आपके पास एक सिंपल एक सर्कुलर बॉडी है, इसी तरह से जैसे ये है व्हील है मान लो, तो ये क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ये सिंपली रोल कर रहा है। जैसे एक गाड़ी मूव करती है तो उसका टायर मूव करता है, उसी तरह से ये रोटेट कर रहा है, ये हमारा ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ हाँ पे जी। क्या होगा आपके पास, ये यहाँ पे आपका ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है, दोनों है। ठीक है, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। ओ ठीक है। क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है, आगे भी जा रहा है,
ठीक है। यहाँ पे मान लो जो इसका बिल्कुल सेंटर है वो v वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ पे ना इसकी स्पीड ज़्यादा होएगी, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होएगी, वो 2v हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे एक्चुअली ज़ीरो होती है, किसी भी पार्टिकल जो यहाँ पे उस टाइम पे होगा वहाँ पे v ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, वो रोटेट तो कर रहा है, रोटेशनल मोशन तो है, बट ट्रांसलेशनल मोशन भी है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ को आगे भी जा रहा है, आगे आगे भी जा रहा है, तो हर पार्टिकल आगे आगे भी मूव कर रहा है और इस तरह से भी मूव कर रहा है, रोटेट करता हो। देखो कितना कॉम्प्लेक्स सा मोशन है ना ये। अगर आप एक पार्टिकल को लेकर चलो जो कि यहाँ पे सिचुएटेड है, लेट्स से, तो वो अगले सेकंड यहाँ होएगा, फिर यहाँ होएगा, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे वो मूव करेगा, राइट। तो इस मोशन को ना एक्चुअली स्टडी करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। मान लो आप ना अभी आप स्पिनर हो, मतलब क्रिकेट में आप स्पिन बॉल करवाते हो, लेट्स से, तुम्हें स्पिन बॉल कराना पसंद है, किसको पसंद है, फास्ट कौन कराता है, स्पिन कौन कराता है, कि दोनों फास्ट कराते हैं? अद्दू कराता है स्पिन में, कल्ला फास्ट ही कराता है। अच्छा हाँ, तो ठीक है, अद्दू वाला एग्जांपल लेते हैं। उसने बॉल ली, वो ना स्पिन कराने से पहले ना उसने क्या किया, उसको हल्का सा हवा में उछालते हैं ना, है ना, बॉल सीधे थोड़ी कराता है, पहले हाथ में थोड़ा उछालते हैं उसको, हमने हाथ में उसको ग्रैब करके रखा है, फिर अपनी फिंगर्स को हम कस के उसको पकड़ते हैं और ग्रैब करके उसको ऊपर को उछालते हैं, लेकिन हम ना उसको ऊपर उछालते हैं लेकिन उसको घुमा भी देते हैं साथ में, ताकि हमारा प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ हमने ऐसे फेंकनी है बॉल, इस पॉइंट पे ठप्पा लगा के फेंकनी है ताकि वहाँ पे वो टर्न कर जाए। सो ये मोशन आप देखो कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर एक पार्टिकल को स्टडी करना है, ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी के एक पार्टिकल को स्टडी करना है, तो ये मोशन कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्टडी करना, स्पाइरल सा है ये, राइट। सो इसका एक उपाय है, फिजिक्स में इसका उपाय क्या है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी। जो रिजिड बॉडी है उसका हम क्या करते हैं कि हम ये नहीं करते कि हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल्स को अलग अलग करेंगे, पहले उसको स्टडी करेंगे उसको मोशन में, फिर उनको ऐड करेंगे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उससे अच्छा क्या है कि हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढ ले ऑब्जेक्ट के अंदर कि जो ना सेंटर ऑफ मास हो, जहाँ पे ओवरऑल जो पूरी रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल को अगर हम एवरेज लें तो उसका जो मास जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास, राइट। हाँ, मतलब इसको हम बताऊँ क्या कहते हैं, ये हमारा ना एक बॉडी का या एक सेंटर ऑफ मास जो होता है किसी बॉडी का, वो होता है कि उस सिस्टम का जो एक बैलेंसिंग पॉइंट होता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मान लो आप बास्केटबॉल जैसे अब्बू ने अभी रिसेंटली खेला था, राइट। तो हमें एक हैबिट होती है ना कि यार वो चीज़ करते हैं कि हल्का सा ऊपर उछालते हैं, फिर फिंगर पे उसको ना घुमाने की कोशिश करते हैं, राइट। कोई ऑब्जेक्ट, कभी सर्कुलर ऑब्जेक्ट अपने आप तो नहीं एक जगह खड़ा रह सकता ना, लाइक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, एक बास्केटबॉल है, वो अपने आप नहीं खड़ी ऐसे हवा में खड़ी रह सकती, एक टिप के ऊपर उसे क्या करना पड़ता है, मतलब उसे फटाफट से वो रोटेट भी करते रहते हैं, राइट। हाँ, तो हम ऑटोमेटिकली क्या कर रहे होते हैं ना, हमने ना उसके सेंटर ऑफ मास के ना ऊपर रखी होती है फिंगर अपनी, मतलब उसके बिल्कुल पैरेलल रखी होती है सेंटर ऑफ मास के, तभी तो वो एक बैलेंस रहती है, ठीक है। स्फेरिकल के केस में बिल्कुल सेंटर होता है जो कि सेंटर ऑफ मास होता है। सो वहाँ पे अगर आपने कर लिया मतलब बैलेंस हो जाएगी ऑब्जेक्ट, मतलब इसका मतलब ये कि हाइपोथेटिकली वहाँ पे वो जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ पे अगर आप देखो तो इट इज़ द पॉइंट वेयर द सिस्टम्स होल मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब ये जो है आपका सेंटर ऑफ मास। अब अगर हम बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं लेंगे, अभी हम लेंगे कि दो पार्टिकल हैं, ठीक है, एक पार्टिकल भी नहीं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, काइंड ऑफ एक सिस्टम है जिसके अंदर दो पार्टिकल्स हैं, ए और बी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम से शुरू नहीं किया है, सिंपल एक ऑब्जेक्ट लिया है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लिए जिसमें दो पार्टिकल्स हैं। फिर उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम सेंटर ऑफ मास को निकालने की कोशिश करेंगे। ये एक आपका आर्टिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आता है एग्जाम में, 5 मार्क्स तक आता है। डेरिवेशन बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, एकदम अच्छे से जब आप फाइनल आंसर आपको निकलेगा आपको समझ आ जाएगा कि सेंटर ऑफ मास कितना इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपने एक सिस्टम को पढ़ना है, एक पार्टिकल को छोड़ के एक सिस्टम को पढ़ना है जिसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हो सकते हैं, इसीलिए ये चैप्टर में सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ओके, हाँ, अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि ये फिगर क्या है। सेंटर ऑफ मास है 2 पार्टिकल सिस्टम का, ये इस आर्टिकल का
वो टाइटल रहेगा। और एक आप सिस्टम कंसिडर करो, दो पार्टिकल्स का ए एंड बी हैं वो मासेस, जिनके m1 और m2 मासेस हैं, m1 एंड m2 रिस्पेक्टिव मासेस हो गए। हाँ, ये मैं आपको क्या करूँगा, आपको पिक भेज दूंगा मैं, ठीक है। आप अभी नोट डाउन आपकी मर्ज़ी है, बट आपने सिर्फ समझना है तो समझ सकते हो, पर मैं समझा देता हूँ अभी फटाफट, और फिर आप बाद में चाहे इसको वो कर लेना। ओके, सो क्लियर हो गया। ए एंड बी दो पार्टिकल्स हैं, m1 m2 उनके मासेस हैं, और जो सेंटर ये है ओरिजिन, ये x एक्सिस रहा हो गया हमारा, ये y एक्सिस हो गया, 3 डायमेंशनल, z एक्सिस भी है। r1 आपका पोजीशन वेक्टर है a, ओरिजिन से लेके a तक का, ठीक है, पोजीशन वेक्टर जो हमें पोजीशन बताता है कि, और r2 जो है वो b का पोजीशन वेक्टर है, ये वाला। क्लियर? ओके, अब पोजीशन वेक्टर हमें पता लग गया। अब पोजीशन है, सो अब वेलोसिटी कैसे निकल जाएगी, डेरिवेशन है ना, v होता है ना हमारे पास dx ओवर dt, उसी तरह से यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है तो v विल बी dr1 ओवर dt वेक्टर्स, और v2 आ जाएगा dr2 ओवर dt, ठीक है। v1 और v2 दोनों वेलोसिटीज हैं a और b की, जिस सिस्टम को हम स्टडी कर रहे हैं। और इसमें जो f1 है और जो f2 है, ये ना a और b पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस में भी लग रही हैं वो हैं ये। f1 और f2 क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, पार्टिकल्स पे एक्ट कर रही हैं रिस्पेक्टिवली f1 और f2, a और b पे। और अब हमें पता है कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो होता है रिजिड बॉडी के अंदर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, वो पार्टिकल एक दूसरे पे भी इंसर्ट करते हैं फोर्सेस, राइट राइट। सो F12 क्या हो गया, F12 मान लो कि इंटरनल फोर्स है जो कि A पार्टिकल B के ऊपर, सॉरी A पार्टिकल के ऊपर जो B ऑब्जेक्ट, जो B पार्टिकल A के ऊपर जो वो कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, इंटरनल फोर्स, उसको हम बोलेंगे F12। और जो हाँ, और ये जो F21 है, दैट विल बी फोर्स ऑन पार्टिकल B। 2 पहले लिखा है, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है उसको पहले लिखा है, सेकंड ऑब्जेक्ट पे लग रही है तो उसको पहले लिखा है, और बाय पार्टिकल A, जो ऑब्जेक्ट 1 है वो जो अगर जो इंटरनल फोर्स 2 पे लगा रहा है वो F21 है। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, थर्ड लॉ क्या कहता था न्यूटन का, कि every action has an equal and opposite reaction. एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब ये जो F1 फोर्स लग रही है जो एक्सटर्नल, और ये F2 टोटल ये फोर्स लग रही है, टोटल फोर्स है F1 और F2। और दूसरा हमारे पास, अब देखो, अब एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ो, जो थर्ड लॉ होता है वो कह रहा है कि जो आपके पास इंटरनल फोर्सेस हैं, वो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे लगा रहे हैं, हाँ जी, और हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। सो F12 जो है वो F21 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ मैं माइनस लगा रहा हूँ, और इसको आप कह लो F12 प्लस F21 विल बी इक्वल टू 0। ये आप इक्वेशन 1 मान लो। यहाँ तक क्लियर है? थर्ड लॉ लगा दिया हमने, इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं दोनों एक दूसरे पे ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं, तो वो एक्चुअल में वो होंगी, इक्वल होंगी, इक्वल एंड ऑपोजिट। एंड टोटल फोर्स एक्शन ऑन द सिस्टम देखते हैं भी क्या है, ठीक है, टोटल फोर्स निकालते हैं पूरे सिस्टम पे। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, आपको पता है इंटरनल लग रही हैं और एक्सटर्नल भी लग रही हैं। सो टोटल फोर्स F क्या हो जाएगी हमारी, जो F1 पे लग रही है पहले तो, जो मतलब इस ऑब्जेक्ट पे लग रही है और जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रही है, दोनों की टोटल फोर्सेस को ऐड कर देंगे, ठीक है, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 पे जो लग रही है। हाँ, अब पार्टिकल 1 को पहले स्टडी करते हैं। पार्टिकल 1 पे लग रही F1 लग रही है, एक्सटर्नल जो उस पे लग रही है पहले वाले ऑब्जेक्ट पे, और F(1)/2 इंटरनल वाली। कोई डाउट तो नहीं इसमें कि कैसे आया है? पूछ सकते हो जब भी रोक के, ठीक है। मेरे को डाउट है भैया। हाँ हाँ, कहाँ, किस पॉइंट पे? समझ नहीं आया ये F12 वाला सिस्टम। ओके, ये एक्चुअल में क्या है मैं बताता हूँ। ये है टोटल मैं लिख देता हूँ कलर चेंज करके, या दिस वन इज एक्चुअली टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल A।
पार्टिकल। हाँ, पार्टिकल 1 कह लो या ए कह लो, ठीक है। टोटल फोर्स, अब देखो पार्टिकल 1 पे क्या क्या लग रहा था, एक तो उस पर ना एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी, जो ये 1 वाला ऑब्जेक्ट है इस पर एक तो एक्सटर्नल फोर्स F1 लग रही थी, प्लस एक जो जो ये वाली फोर्स लग रही है लगा रही है F1 ठीक है, 1 के ऊपर जो लग रही है, जो 2 सेकंड ऑब्जेक्ट लगा रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, आगे जाओ। ठीक है। एक के ऊपर ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स लग रही है, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, क्लियर। अब उसी तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, अब दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस मैं कर रहा हूँ, और पार्टिकल 2 पे लगेगा F2 लगेगी, जो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, प्लस F21 लगेगी ऑन टू फोर्स ऑन इंटरनल फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट 1, दिस विल बी F21, और F2 जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये टोटल फोर्स होगी पूरे सिस्टम पे। अब आप क्या करो, F1 और F2 को इकट्ठा कर दो, F1 प्लस F2 एक साथ लिख लिया, और जो है आपके पास आपने F12 प्लस F21 को एक साथ लिख लिया, क्लियर। ठीक है। अब टोटल फोर्स आपको यूज इक्वेशन 1 को यूज करो, देखो जरा, यूज इक्वेशन 1, F12 plus F21 is equal to 0. वी गेट F क्या बन जाएगा, तो अगर इक्वेशन 1 को देखते हुए इस इक्वेशन में क्या फर्क F आएगा, is equal to F1 plus F2 plus 0, मतलब F1 plus F2 रहेगा। वेरी गुड, सिंपली F1 प्लस F2 हो जाएगा, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्सेज लग रही हैं उसी के इक्वल है टोटल, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो, ठीक है। चलो अच्छा। अब हम लगाते हैं, अब हम क्या करेंगे, यूज न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ का फॉर्मूला आपको याद है, कोशिश करो, क्या था dp फॉर्मूला, over dt। वेरी गुड, यस, किसके इक्वल होता था, F नेट, राइट, हाँ जी। हाँ, सो इक्वेशन ऑफ मोशन, dt। हाँ सिंपली dp ओवर dt, सो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ए, मतलब पार्टिकल ए का पहले मैं लिखूंगा और फिर मैं बी का भी लिखूंगा, हाँ जी। ओके। देखो अभी क्या हो जाएगा, पार्टिकल ए के लिए कहता हूँ F1, जो उस पर एक ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर जो F1 एक्सटर्नल लग रही है, F नेट होता है ना, और एक ऑब्जेक्ट की बात करें उस पर जो पूरी नेट फोर्स लग रही है वो, मतलब F नेट निकालने के लिए हमें F1 करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स, प्लस जो उसके ऊपर लग रही थी सेकंड ऑब्जेक्ट के द्वारा, सो F12 प्लस F1 इट विल बी इक्वल टू d बाई dt d by dt। M1 V1, क्लियर, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, नो। दिस विल बी क्वेश्चन 3, सेकंड लॉग लगा दिया हमने। उसी तरह से उस सेकंड ऑब्जेक्ट की बताना मुझे, जो M2 वाला है, जिसकी V2 वेलोसिटी है, F1 plus F2 is equal to क्या करते थे, F2 plus F21 Very F2 good. plus F1 is equal F21 to आ जाएगा हमारा d M2 रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, इसलिए मैंने M1 V1 डायरेक्टली लिख दिया था, इस केस में M2 और V2 हो जाएगा, है ना, यहाँ तक सिंपल है, और आर्टिकल कहीं डिफिकल्ट तो नहीं लगा, नहीं नहीं। है ना, इजी है। फोर्थ इक्वेशन बन गई अब हमारी, अब हम क्या करेंगे, आप क्या करो, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर देते हैं, ये ना डी बाई डी टी वाले ना पहले लिख लेता हूँ, मेरे को मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा हमारा डी बाई डी टी M1 V1 और प्लस डी बाई डी टी M2 V2, ये हो जाएगा, और हमारा राइट हैंड साइड में बन जाएगा, एक तो था हमारा F1 था, हाँ F1 F2 था, सारे लिख लेते हैं पहले हम, F1 F1 F2 ही बनेगा ना, है ना, तो फिर मैं ऐसा करूँ F1 प्लस F2 लिख देता हूँ, आपको पता है वो सारा जीरो ही बनना है, F21 प्लस F12, हाँ जी। राइट, वो इक्वेशन वो जो हमारा 1 था उससे, तो F1 प्लस F2 जो कि बनता है F के बराबर, यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी। ओके, और हम ऐसे लिख सकते हैं कि F विल बी इक्वल टू टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू ओके डी ओवर डी टी मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपका डी, देखो डी बाई डी टी कॉमन था ना, हाँ तो जी। बाकी सारे अंदर रह जाएंगे, तो M1 ये आपका बन V1 जाएगा, हाँ M1, अब देखो V1 क्या था, बिल्कुल स्टार्टिंग से देख के बताना, V1 क्या था, dr over dt, dr1 over dt और V2 भी हमें पता है उसी तरह से dr2 ओवर dt, करना है। सो M1 dr1 बाई dt, वेक्टर है ये, पोजीशन वेक्टर है तो वेक्टर लगाना है, वेक्टर साइन लगाना नहीं भूलना है, प्लस M2 dr2 ओवर dt, ब्रैकेट अभी क्लोज हो जाएगी,
अब इसके बाद देखो, अब हो जाएगा आपका d/dt, लेट मी सी, ओके, मैं m को ना यहाँ अंदर लेके जा रहा हूँ, कुछ नहीं है, m कांस्टेंट होता है तो वो अंदर, क्योंकि कांस्टेंट है तो उनको अंदर लेके जा रहा हूँ मैं d डेरिवेशन के। सो ये हो जाएगा हमारा d/dt mr1 प्लस d/dt m2r2, यहाँ पे m1 आएगा, ये मैंने m ही लिखा था अकेला। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। क्योंकि v होता है dr/dt, तो ये सब बन गया। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ना d/dt फिर से कॉमन आ जाएगा, ये वाला राइट, इस ब्रैकेट के अंदर वाला d/dt फिर से कॉमन आ जाएगा। अब बाहर ना दो d/dt आ रहे हैं, पहले मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, d/dt, और ये एक हमारा d/dt अंदर कॉमन आ गया, और ये अंदर रह गया m1r1 प्लस m2r2। बताओ कोई डाउट तो नहीं अभी तक? नहीं नहीं भैया। भैया। राइट, सो ओके, अब नाउ whenever there are two times derivative, that means we can write it as d square by dt square, इसको डबल डेरिवेटिव कहते हैं। नथिंग टू बी getting confused with this, but nothing, it's यहाँ पे डबल डेरिवेटिव रहा है, नथिंग एल्स। दो बार एक ही चीज़ का डेरिवेटिव ले रहे हो, d/dt एक बार था, सेकंड बार भी d/dt था, d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है। हाँ। हाँ, और अंदर हमारा क्या बन जाएगा, अंदर देखो, हाँ अंदर मैं पहले वैसे लिख लेता हूँ, ओके, m1r1 प्लस m2r2, ओके, f बन जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर दोनों साइड में क्या करूँ, m1 प्लस m2 से वो कर दूँ, अगर राइट हैंड साइड में इन राइट हैंड साइड RHS में सिर्फ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखते हैं अब क्या बन जाएगा। देखो, f विल बी इक्वल टू रुको, d स्क्वायर और dt स्क्वायर पहले नहीं आएगा, पहले आएगा m1 प्लस m2, कॉन्स्टेंट ही है ना ये, m1 प्लस m2, फिर आ जाएगा d/dt, ऊपर क्या था, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर? यहाँ कोई डाउट तो नहीं? कुछ नहीं किया, m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई किया, m1 m2 से डिवाइड भी कर दिया, और राइट हैंड साइड में। ओके, नाउ इसको आप वो 5 कह लो, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 5। नो, अच्छा, अब मान लो यहाँ ना इस फॉर्मूला में एक और ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसका मास है m1 प्लस m2 एक ऐसा मास है, इसका मास, जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है m1 प्लस m2, तो उसका पोजीशन वेक्टर मैं कह रहा हूँ RCM हो गया, लेट्स से RCM। हाँ, RCM, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब जो आपका पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास वाला, उसका मैं वैसे RCM ले रहा हूँ। कौन सा ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है, m1 प्लस m2, मान लो कि मतलब देयर इज एन ऑब्जेक्ट विद m1 प्लस m2 एज द मास, ये उसका मास हो गया, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर जो कि हम वैसे जनरली r कहते हैं, वो जो है इस केस में हम उसको कह रहे हैं RCM। तो ये आपका हो गया, और इसके ऊपर ना फोर्स लग रही है F, इसके ऊपर जो अपॉन बाय फोर्स F, इसके ऊपर फोर्स जो लग रही है वो F लग रही है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। सो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगा देन, इक्वेशन ऑफ मोशन जो सेकेंड लॉ लगा के लगाना है, इक्वेशन ऑफ मोशन ना सेकेंड लॉ से बनती है, और इस ऑब्जेक्ट की m1 प्लस m2 वाले ऑब्जेक्ट की इक्वेशन सेकेंड लॉ क्या कहता है, जो इसका दूसरा वाला फॉर्मूला था, एक तो है आपका F इक्वल टू dp/dt बाय डेफिनेशन, बट एक और फॉर्मूला आता है जो आप जनरली कहते हो, आपको याद रहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। वेरी गुड, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो वही मैं लिख रहा हूँ, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है इस ऑब्जेक्ट का? मास इसका नेग्लिजिबल, इस ऑब्जेक्ट का नहीं। मास जो हमने अभी लिया है, जो m1 ऑब्जेक्ट प्लस m2 हाँ, सॉरी। हम लेके चल रहे हैं उसको, मतलब m1 प्लस m2,
ठीक है, ये मैं आपको एक बताऊंगा अभी आपको मैं कि इस पार्टिकल की मैं बात क्यों कर रहा हूँ। ये एक्चुअल में वही जो हमने इक्वेशन 5 निकाली है उसी का बन जाएगा ये फॉर्मूला। सो m1 प्लस m2, यहाँ पे एक्सेलरेशन उसकी a है, ओके। एंड एक्सेलरेशन क्या होती है? dv over dt, यस, एंड और v क्या होता है? velocity, हाँ, और मतलब एज अ फॉर्मूला। v as a formula था dr over dt। वेरी गुड, याद रखो, मैं फिर लिख रहा हूँ जो आदू ने बताया अभी, ये होता है dv ओवर dt, dr over dt। राइट। एंड और जो v हमारे पास होता है वो होता है dr ओवर dt। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ जी, dr ओवर dt। तो मतलब a क्या हो गया? d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर r हो गया कि नहीं हो गया? राइट। हाँ सो जी। a को मैं लिख सकता हूँ d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर r। सो और a को मैं लिख रहा हूँ अभी, अब क्योंकि आर सी एम लिया है इसका जो पोजीशन वेक्टर है, तो वो हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर आर सी एम। हाँ जी। ठीक है, अब ये हमारे पास फॉर्मूला है सारा, ये इसको आप इक्वेशन 6 मान लो, 6 मान लो। इक्वेशन ना 5 को देखना अभी एक बार, पहले 6 को देख लो। इक्वेशन है भैया हमारी, 6 हुई है अभी तो। सही है। हाँ हाँ, ऑल ख़त्म है बस ये आर्टिकल। वो तो मुकाता मैं दिया। देखो नहीं ये चाहता देखो, मैं। अब देखो, एक जो हमने फोर्स निकाली थी ना टोटल वाली, हाँ वो हमने जी, ना ये निकाली थी m1 प्लस m2 d। over d into dt। हाँ, वेट करो, ये d स्क्वायर था, सॉरी मैंने यहाँ नहीं लिखा, ये यहाँ से स्क्वायर है यार। d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। अब ना इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो इस इक्वेशन से, 6 से कंपेयर m1 5। plus m is equal to a। हम्म, अच्छा, RCM हमारा वो है m1 plus awesome, r1। एक्सीलेंट, यस, तूने वर्ड सही पहचाना। एक्चुअल में जो आरसीएम है ना, वो हमारा ये है चीज़। आरसीएम निकल गया ना अभी। एक्चुअली यही हमारा आर्टिकल था कि हमने ना पोजीशन वेक्टर निकालना था सेंटर ऑफ मास का, मतलब जो दोनों पार्टिकल का नहीं, दोनों पार्टिकल का जो कॉम्बिनेशन है, एक सेंटर ऑफ मास है जो, वो उसका जो अगर हम निकाल लें आरसीएम, तो हमें बहुत सही रहेगा कि फिर हम पूरे सिस्टम को सारे पार्टिकल को स्टडी करने से अच्छा सेंटर ऑफ मास, उस सब्जेक्ट के रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास को स्टडी कर लेंगे। उसका हमारे पास वो आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया, जो कि है m1r1 प्लस m2r2 by m1 v1 m1 प्लस m2। plus m2। ठीक है, ये कंपेयर कर दिया 5 एंड 6 इक्वेशंस को। सो यहाँ पे आपके पास इसको मैं इक्वेशन 1 मानूंगा अभी, ये न्यूमेरिकली 1 है। ये आपका आरसीएम आ गया, ये आपका सेंटर ऑफ मास, मतलब कि आपका जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज दिस इज द एक्चुअल आर्टिकल। ये आई थिंक आपको 5 मार्क्स का आता ही आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कहीं इस आर्टिकल में डाउट, एक बार देख लो, कहीं भी डाउट आ रहा है, मतलब कैसे कोई चीज़ नेक्स्ट स्टेप कैसे आया, नहीं डाउट। ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो ये हमारा आर्टिकल फिनिश हो गया। और इसके बाद एक केस है। अच्छा, मान लो आपके पास ना, हमने वो सिस्टम लिया जहाँ दोनों पार्टिकल का m1 और m2 का मास m है, तब आप इस फॉर्मूला को क्या बनाओगे, क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला? केस फिर से बोलना। मैं डिस्कस करते हैं इसको हम। केस 1 लेते हैं। केस 1 क्या है आपके पास कि वहाँ पे m1 m2 के बराबर है, तब आपका r जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या बन जाएगा? वैसे क्या है इसका फॉर्मूला? m1 r1 प्लस m2 r2। m into r1 plus r2। डोंट, मैं जनरल फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले, m1 प्लस m2। इस केस में m है, राइट। m कॉमन ले लेंगे ना, r1 plus r2 बन जाएगा m into r1 plus r2 over m। हाँ, 2m। वेरी सिंपल। इट विल बी लाइक m को आप अगर कॉमन ले लो, वो तो ये आपके पास सिंपली हो जाएगा r1 प्लस r2 over m। डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। एक्चुअल में m कट जाएगा ना कॉमन आके, अच्छा हाँ m से m कट जाएगा, 2 ही रह जाएगा नीचे। हाँ जी, ओके। हाँ, तो इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन मान लो आप।
हाँ, तो ये आपके पास जो है, यहाँ से आप देख सकते हो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्ट इक्वल मास पार्टिकल्स इज द एवरेज ऑफ द पोजीशन वेक्टर। R1 क्या होता है वैसे, M1 का पोजीशन वेक्टर, R2 क्या होता है, M2 का पोजीशन वेक्टर। लेकिन अगर दोनों के मास बराबर है ना, तो उनके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर सिंपली उनकी एवरेज ही आ जाएगी। हाँ जी, ठीक है, if the two masses are equal, then RCM will be equal to average of position vector of two particles। दोनों पार्टिकल अगर इक्वल साइज के हैं, इक्वल मास के हैं, तो दोनों उनका जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आएगा, दैट विल बी द एवरेज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बोथ ऑफ देम। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? हाँ जी, ओके। हाँ, तो ये आपका टू पार्टिकल सिस्टम का जो है हमने सेंटर ऑफ मास निकाल दिया। अभी आज के लिए मैं इतना ही करवाऊंगा, फिर आप आगे स्टडी करेंगे। आई थिंक n पार्टिकल्स का आपके है नहीं सिलेबस में, तो वो भी हम देख लेंगे, होगा तो मैं करवा दूंगा।